नमस्कार दोस्तों, ओमनी चैनल में आपका स्वागत है। और जब इस वीडियो में ओमनी से इंग्लिश है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक की परीक्षा का जो है आज समापन हो गया। कह सकते हैं बहुत ही समय लग गया, क्योंकि दो परीक्षाएं, एक तो पहले क्वेश्चन शॉर्ट हुए थे और पूरे परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, प्रारंभिक परीक्षा को। अब जो है 30 सितंबर ठीक 2022 को जो है दिन शुक्रवार था और बहुत अच्छी तरह से दिन के 12 बजे से जो एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ और 2 बजे तक चला और अच्छे से चला। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस रहा, मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत ही कह सकते हैं बेसिक क्वेश्चंस लिए गए हैं। थोड़ा सा जो डीपली जिनको जानकारी है वो अच्छे से सॉल्व कर चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, अगर हमारे वीडियो को और भी इसी तरह के वीडियो को देखना चाहते हैं, चूँकि क्वेश्चंस के ही हैं, तो कह सकते हैं कि पुराने प्रीवियस क्वेश्चंस और आंसर को देखना चाहते हो तो हमारे प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से देखिए अच्छे से। नया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे इम्पोर्टेंट तो पहला प्रश्न है, किस राज्य में पंचायत व्यवस्था नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। नेक्स्ट जो है, दूसरा नंबर, प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है? और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, यानी कि 2026 तक। तीसरे प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है कि सर्वोच्च न्यायालय एक क्या है? 4 ऑप्शन है और उत्तर है, सीधा उत्तर पे आते हैं तो दोस्तों ऑप्शन ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएंगे। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में क्या गठित करती है? और उत्तर है वित्त आयोग। जी हाँ, ऑप्शन सी। तो ये ऑप्शन 3 में ई और ऑप्शन 4 में ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, सामुदायिक विकास का उद्देश्य क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। अब चलिए प्रश्न देखते हैं 6 से। ये रहा प्रश्न नंबर 6 कि 2022 के भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? निर्वाचक मंडल में कितने सदस्य हैं? और आंसर है ऑप्शन डी, 788 निर्वाचक। अभी हाल ही में चुनाव हुआ और आप जानते भी हैं कि एक आदिवासी महिला जो हमारे देश की बनी है, द्रौपदी मुर्मू। तो चलिए ये है 788 आंसर, ऑप्शन डी। नंबर 7 है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है? 7 का होता है दोस्तों बी, कितनी बार भी, यानी कि 1 से 2 बार। अक्सर तो आपने देखा ही है 2 बार तो बनते ही हैं लोग। परंपराएं चल रही, कभी कभी पहले से थी लेकिन अब हर साल जो है हर 5 साल पे बदल जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं? सत्र यानी सेशंस। जी हाँ दोस्तों, सामान्यतः 3 जो होता है सत्र होते हैं। जबकि 9 नंबर का क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? आंसर है ऑप्शन बी, श्री एम सी सेतलवाद। श्री एम सी सेतलवाद, ये 9 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 10 पे जाते हैं। भारत में यदि एक चुनाव एक राज्य लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी? ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन है, लेकिन चलिए आंसर इसका हो जाता है ई। ठीक है, ये इनमें से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, वस्तु वर्गीकरण और समूह के अनुसार विश्वव्यापी निर्यात में भारत का हिस्सा वर्ष 2018 में कितना था? सीधा 4 साल पहले का है ये डाटा और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है और आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि 1.7%। ठीक है, फिर से लिखिए 1.7%। क्वेश्चन नंबर 12 है कि चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2020-21 में भारत में गेहूं का कुल उत्पादन कितना है? ठीक है, 12 का हो जाएगा सी इसका भी, यानी कि 109.5 मिलियन टन। जी हाँ दोस्तों, 109.5 मिलियन टन। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन कीजिए। और इसका आंसर है सीधा ई पे चले आइए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार गलत कथन को चुनना है और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार में प्राथमिक क्षेत्र में 2.8% की दर से वृद्धि हुई थी। यही ऑप्शन जो है हमारा 14 का बी हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन कटे हुए, तो आप इसको देखिए। शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार में निम्न जिलों का सही क्रम, यानी कि जो शहरीकरण हो रहे हैं तो सबसे बड़े शहर कौन से, उसके बाद वाले शहर कौन से, उसके बाद वाले शहर, तो 3 जिला दिया गया है और इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो है शहरीकरण का जो स्तर बढ़ रहा है वो नालंदा में है, यानी ठीक है 15 का सी है। तो नालंदा, उसके बाद मुंगेर और फिर पटना, यानी सबसे ज़्यादा जो शहर बन रहे हैं वो नालंदा, दूसरे नंबर पे जो है मुंगेर, और ये पटना का क्रम जो है दिया गया है। ठीक है, तो ये है। अब चलते नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा बिहार के जीएसडीपी खाली स्थान है होने का अनुमान है कितना % है? तो 16 का ए हो जाएगा, 3.47% अनुमान है ये। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह विकल्प चुनिए जो बिहार की 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है 17 का आंसर बी हो जाएगा, सभी के लिए वायु मार्ग, ये जो है योजना का हिस्सा नहीं है, बाकी सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रति व्यक्ति आय के अवरोही क्रम में, ठीक है, अवरोही क्रम में बिहार राज्य के जिलों का सही क्रम चुनिए, और इसका आंसर है दोस्तों 18 का सी हो जाएगा, यानी नवादा, किशनगंज अवरोही क्रम में प्रति व्यक्ति आय, जो इनकम की बात हो जाए। ठीक है, तो नवादा, किशनगंज, पूर्वी चंपारण, अररिया और शिवहर, ये ऑप्शन सी हो जाएंगे 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि NSSO के 68वें दौरे के आधार पर गरीबी अनुमानों के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? और 19 का हो जाएगा आंसर दोस्तों बी, भारत की 33.35% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती है, यह कथन सही नहीं है, बाकी सारे कथन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। तो 20 नंबर का क्वेश्चन ये है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म उद्यम को आंशिक रूप से परिभाषित करता है? और आंसर हो जाएगा 20 का सी हो जाएगा, यानी संयंत्र और मशीनीकरण या उपकरण में 1 करोड़ से अधिक निवेश नहीं, 20 का ये सी हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन नंबर 21 है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? एकदम इस तरह के प्रश्न जो है यूपीएससी में ही ज़्यादातर होते हैं, कौन सा गलत, मतलब कि कथन गलत है तो लोग कंफ्यूज ज़्यादा हो जाते हैं, सही से ज़्यादा गलत पे ही ध्यान दिया जाता है। तो दोस्तों 21 का जो आंसर है ऑप्शन ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए प्रश्न नंबर अब चलते हैं 22। प्रश्न नंबर 22 है तो भंडारी समिति किससे संबंधित है? ठीक है, भंडारी समिति किससे संबंधित है, और उत्तर हो जाएगा तो इसके प्रश्न का सही उत्तर नहीं है अवेलेबल, तो आप इस पे क्वेश्चन मार्क रखें, और अगर आपको कुछ पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि भंडारी समिति किससे संबंधित है, कृषि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से, प्रत्यक्ष कराधान से, या अप्रत्यक्ष कराधान से, या इनमें से कोई नहीं है, उनमें से कोई नहीं है, जानते हैं तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है तो राष्ट्रीय पेंशन योजना, ठीक है, एनपीएस से संबंधित सही कथन चुनिए। सही कथन चुनना है तो आंसर है दोस्तों सी, ठीक है, एनपीएस को पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण द्वारा विनियमित किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में से सम्मिलित नहीं है? तो ये 24 का आंसर है बी, यानी कि बी निवेश, ठीक है, तो बी निवेश। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत में टैक्स जीडीपी अनुपात क्या था? क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर है तो डी 11.7%, क्या है 11.7%। प्रश्न नंबर 26 है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस ने निकोबार द्वीप को नया नाम दिया था, कौन सा नया नाम दिया था? ऑप्शन सी है स्वराज द्वीप, ठीक है, स्वराज द्वीप नया नाम दिया था। क्वेश्चन नंबर जो है 27 पे आते हैं दोस्तों। तो देखिए फरवरी, दोस्तों ये प्रश्न पत्र जो है हमारे एक बहुत ही करीबी पारिवारिक से प्राप्त हुआ है, तो आप मतलब ये सारे जो कि क्वेश्चंस है और आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जो तैयार किए जाते हैं आंसर, तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आंसर भी जरूरी है। तो मैंने आंसर दिया, क्वेश्चन वह थे वहाँ से मैंने प्राप्त किया है। तो देखिए ये प्रश्न 27 नंबर में है कि फरवरी 1922 ईस्वी में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है?
जी हाँ, तो चौरी चौरा किस राज्य में? सिंपल सा आंसर है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश। ठीक है, 27 का बी हो जाएगा। प्रश्न ये बिहार से आ गया है। खुदीराम बोस ने किस स्थान पर किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया था? आंसर 28 का है दोस्तों ए, यानी मुजफ्फरपुर। जी हाँ, मुजफ्फरपुर। क्वेश्चन नंबर जो है 29 है। आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था? तो दोस्तों आंसर इसका हो जाएगा बी, भारत छोड़ो आंदोलन के समय। जाहिर सी बात 1942 के आसपास का बात था। सुभाष चंद्र बोस थे उस समय, उन्होंने कांग्रेस छोड़ रखा था, तो आज़ाद दस्ता का मतलब ये सब हो रहा था भारत छोड़ो आंदोलन के समय। तो 29 नंबर। क्वेश्चन 30 पे चल क्वेश्चन 30 है दोस्तों कि 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम सरकार, ठीक है, अंतरिम सरकार के मंत्रिमंडल में श्रम विभाग किसे सौंपा गया था? तो ये जग जाहिर है, बिहार से क्वेश्चन से तो जाहिर सी बात बिहार के ही होंगे। जगजीवन राम, हालांकि और भी नाम है लेकिन फिर भी जगजीवन राम तो जानते ही हैं। अब बताइए किन्हीं को पता है कि इनकी बेटी कौन थी जो कि लोकसभा अध्यक्ष भी रही है? चलिए कमेंट में लिखिए अगर आपको जानते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं कि 1942 में से किस त्यौहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे? और एक क्वेश्चन एक आंसर है तो 31 का ये दशहरा। जी हाँ, सो दशहरा का दिन जो है शुरुआत है अभी, जो 30 सितंबर का 30 में 2022 का जब ये समय चल रहा था, तो देखिए अभी भी वही समय चल रहा है। क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड भी आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का सभापति चुना गया, कब चुना गया था? 32 का बी है दिसंबर 1946 में। दिसंबर 1946 में। इसी समय जो है सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर इनको अस्थाई, जी हाँ, अस्थाई सभापति बनाया गया था। 32 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 33 है जो सीमांत गांधी, 32 तो हो ही चुका। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सभी लोग जानते हैं, आंसर फिक्स है, ऑप्शन बी अब्दुल गफ्फार खां। अब्दुल गफ्फार खां। बताइए कहाँ के हैं अब्दुल गफ्फार खां? अगर कोई जानते हैं तो कमेंट कीजिए, अच्छा लगेगा। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ठीक है, तो आंसर है दोस्तों ग्वालियर में। ऑप्शन ए हो जाएगा ग्वालियर में। क्वेश्चन नंबर 35 है बंगाल विभाजन के समय के विषय में किसने कहा था कि विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा है? ठीक है, और आंसर है दोस्तों 35 का ई। उपयुक्त में से कोई नहीं आओ या उपयुक्त में से एक से अधिक आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 36, सरदार उधम सिंह ने किसे मारा था? ये बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन है, देखिए फेमस क्वेश्चन है, और ये जनरल डायर को। यह 36 का सॉरी माइकल ओडायर को। ठीक है, जनरल डायर माइकल ओडायर शायद एक ही व्यक्ति हैं, लेकिन ये है दोस्तों कि 1940 में सरदार उधम सिंह ने जो है लंदन में, ठीक है, लंदन में इनकी हत्या की थी माइकल ओडायर की। तो आंसर यही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 37, बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? बारदोली का। और आंसर है दोस्तों 37 का सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। 38 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से कौन 1940 ईस्वी में भारत भेजे गए कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ठीक है, तो ये है 38 का दोस्तों हो जाएगा डी, रैमजे मैकडोनाल्ड। रैमजे मैकडोनाल्ड, जबकि ए बी, ये तीन तो इसके सदस्य ही थे जो कि घूम रहे थे भारत में। तो इनमें से 1940 ईस्वी में भारत भेजे गए तो तीन थे, एवी अलेक्जेंडर, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टफर्ड क्रिप्स, ये नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट 39 में प्रसिद्ध गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? 39 का ये है दोस्तों 1931 में गांधी इरविन समझौता। उसके पहले भी समझौते हुए जो कि असफल रहे। और नेक्स्ट है एक ही उन्होंने गांधी जी ने जो एक ही समझौता में हिस्सा लिया था। नेक्स्ट है 30 में भी नहीं लिया और 32 में नहीं लिया, 31 में लिया था। 39 के बाद 40 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? उत्तर है दोस्तों 1929 के लाहौर अधिवेशन, जो रावी नदी के किनारे हुआ था। इसको पारित करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि अनिल और सुमन ने मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, तो कर सकते हैं जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकता है। यदि सुमन को यह काम अकेले यह काम करना पड़े तो वह कर लेगा, कितने समय में कर लेगा? तो आंसर है 41 का जो आंसर है उसको बी हो जाएगा, 30 दिन में कर लेगा। ठीक है, 30 दिन में। ये परीक्षा जो आप जानते हैं कि 10 प्रश्न रहते हैं। फिर 55 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 34 को
क्रिकेट खेलना पसंद है, 26 को बैडमिंटन खेलना पसंद है, और साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी 2 खेलों में से कम एक खेल खेलना पसंद है। कितने विद्यार्थी क्रिकेट और बैडमिंटन दोनों खेल खेलना पसंद करते हैं? देखिए आंसर पे आएंगे सीधा, सॉल्व करके तो आवश्यकता नहीं, तो आंसर है 42 का आंसर ए हो जाएगा 5। जी हाँ, तो 5 खेल पसंद करते हैं। 43 नंबर का प्रश्न है, वे 2 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी है जिनका गुणनफल 2400 है और जिनका वर्गों का योगफल 5200 है? ठीक है, और आंसर है दोस्तों 43 का हो जाएगा बी, यानी कि 60 और 40। ठीक है, 60 हो जाएगा और फिर 40 हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 44 पे। प्रश्न नंबर 44 है, 100 और 500 के बीच कितनी संख्या 4, 5 और 6 से विभाज्य है? कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से विभाज्य है? और उत्तर है 44 का ए हो जाएगा 7 ऐसी संख्याएं जो कि 4, 5, 6 से विभाज्य हैं। प्रश्न नंबर है 145, 70 केजी के मिश्रण में बालू और सीमेंट का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में कितना बालू और मिला दिया जाए कि उसमें बालू और सीमेंट का अनुपात 6:1 हो जाए? तो दोस्तों ये है 45 का प्रश्न का उत्तर जो है डी हो जाएगा, यानी 28 किलोग्राम मिला दिया जाए तो। ठीक है, डी, 45 का डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 है, 150 रुपये प्रति दर्जन की दर से संतरे बेचने पर शशि को 25% की हानि होती है और 20% का लाभ पाने के लिए उन्हें किस दर पर बेचना चाहिए? और 46 का उत्तर है दोस्तों सीधा कि 240 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब की दर से बेचना चाहिए। प्रश्न नंबर 47 है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा? दोस्तों 47 का आंसर है डी, 52 सेंटीमीटर। जी हाँ, 52 सेंटीमीटर। 48 नंबर का प्रश्न है, 140 मीटर लंबी रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है और एक कुत्ता उसी दिशा में रेलगाड़ी के समानांतर 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ रहा है, तो रेलगाड़ी कुत्ते को पार कर लेगी कितने सेकंड में? दोस्तों उत्तर है 48 का ए होने 12 सेकंड में पार कर लेगी। जी हाँ दोस्तों, 12 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 49 पे चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मैं पढ़ दूं। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे, ठीक है यहाँ पर छूट गया, छिपा गया है। एक घड़ी सुबह ठीक 6 बजे सेट कर दी जाती है, वह घड़ी 24 घंटे में 10 मिनट आगे बढ़ जाती है। जब दूसरे दिन यह घड़ी 11 बजे पूर्वाह्न इंगित करती है तो सही समय क्या होगा? उत्तर है दोस्तों 49 का उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि पूर्वाह्न 10:48। प्रश्न 50 पे चलते हैं। 5 और 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक साथ रहेगी? 5 और 6 के बीच, और उत्तर है 50 का ए हो जाएगा 27.3 पर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। प्रश्न 51 है कि उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में से निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती हैं। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातुओं के उदाहरण है। इसमें से आंसर कौन सा होगा? तो दोस्तों ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। निम्न कथन पर विचार करना है कि एक नंबर है कथन की शुद्ध जल में नमक को घुलने पर जल का कथनांक बढ़ जाता है और जल का हिमांक घट जाता है। नंबर 2 है जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तब जल का कथनांक घट जाता है, और इसका आंसर है 52 का आंसर हमारे पास हो जाएगा बी, यानी 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। जी हाँ। नंबर 53 में चलते हैं। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? और उत्तर है दोस्तों 53 का सी हो जाएगा मीथेन। बायोगैस का मुख्य अवयव जो है मीथेन है, ऑप्शन सी। नंबर 54 है दोस्तों कि निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग दिखाई देता है? और 54 का आंसर है सी, स्ट्रांसियम, ऑप्शन सी हो गया स्ट्रांसियम। नंबर 55 में लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों को क्या कहते हैं? लवणायुक्त वातावरण प्रेमी पौधों क्या कहते हैं? और 55 का आंसर है बी, लवन मृदुविद, ऑप्शन 55 का बी हो जाएगा। 56 है कवक पौधों में नहीं पाया जाता। क्या नहीं पाया था? 56 में तो ये पर्णहरित नहीं पाया था, कवक पौधों में पर्णहरित नहीं पाया था। 57 है परागण की सुपरिभाषा है क्या? तो 57 का सी हो जाएगा, परागण कण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को ही परागण कहते हैं। प्रश्न नंबर 58 है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? और आंसर है दोस्तों
पौधे अपना मुख्य तत्व किससे प्राप्त करते हैं, तो 58 का आंसर जो होगा ABC, मतलब कि प्रकाश, मृदा, परिणत वायुमंडल। इसमें क्या होगा, तो जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा टच में रहेंगे तो आपका हो जाएगा बी। ठीक है, मृदा से ज़्यादा टच में रहते हैं तो बी हो जाएगा मृदा। 59 में पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये क्या कहलाते हैं, ये दोस्तों कहलाते हैं अनावृत बीजी। ऑप्शन डी अनावृत बीजी। 60 में देखिए निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, आंसर हो जाएगा 60 का बी, मलेरिया क्लोरोक्वीन। ठीक है, मलेरिया क्लोरोक्वीन। ये मतलब कि टीका के बारे में बात कर रही है, किया जा रहा है कि किसके वजह से ऐसे हो रहे हैं या उपचार क्या है, तो ये ऑप्शन 60 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखिए 61 नंबर में, इधर देखिए 61 नंबर, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है कौन, तो दोस्तों ये 61 का हो जाएगा डी, केचुआ। इसमें कोई खून ही नहीं, मतलब कि जो ब्लड का है जो भी है सेल, तो वो लाल रक्त नहीं है, तो लाल रक्त कणिका विहीन है ये केचुआ, ऑप्शन डी। 62 में कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप में क्या बनता है, तो जब कार्बोहाइड्रेट मतलब समाप्त होता है तो देखिए ये कहने का मतलब है कि 62 का आंसर है तो ई हो जाएगा। ठीक है, ई उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक, 62 में ई हो जाएगा। नेक्स्ट है अधिकतर एंजाइम होते हैं क्या, तो 63 में सी हो जाएगा दोस्तों, प्रोटीन। अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, 63 का 3 प्रोटीन सी। ठीक है, नेक्स्ट 64 में किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी, अब जाहिर सी बात है ये तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर। वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, 65 का होता है दोस्तों, 65 का ए, अपकेंद्रण। प्रश्न नंबर 66 है कि प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, 66 का बी हो जाएगा, कांच या शीशा। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, तो कांच या शीशा में, जो बाकी सारे ऑप्शंस के अनुसार। 67 है निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है, आंसर है दोस्तों 67 का सी हो जाएगा, गति जो है सदिश राशि नहीं है। प्रश्न नंबर 68 है यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन मतलब गति जो है बढ़ा दिया जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन में क्या फर्क पड़ेगा, तो देखिए ये है तो वजन जो है घट जाएगा। वजन क्या आ जाएगा, जब गति बढ़ा देंगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड जो है हमारा जो धरती है उसका वजन जो है घट जाएगा, यानी कम हो जाएगा, ये ऐसा प्रतीत होगा। प्रश्न नंबर 69 है गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, और 69 का आंसर है दोस्तों यानी 69 का सी, न्यूटन ने गति को। अभी जानते हैं किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों का निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, और 70 का आंसर है यानी 70 का बी हो जाएगा, एवोगाड्रो का नियम। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी 70 का बी। 71 में अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, और 71 का आंसर है दोस्तों सी, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने, अपेक्षिता का सिद्धांत अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। ठीक है, नेक्स्ट है 72 में एक संवाहक के ताप क्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं, और ये तो इस घटना को कहते हैं थॉमसन प्रभाव, थॉमसन इफेक्ट बोलते हैं। प्रश्न नंबर 73 तो आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, आवर्धक कांच में। ठीक है, तो 73 है दोस्तों उत्तल लेंस का, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तल लेंस का। नेक्स्ट है चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है, दोस्तों 74 का है, 74 का आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, प्लैटिनम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 75 में परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं, नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं आपको पता ही होगा, ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो उसके बाहरी सीमा पर गति करते रहते हैं ना, तो चलिए प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 76 में जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है वो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं 76 में, तो वो कहलाते हैं तो प्रगलन। 77वां नंबर है प्रश्न है कि निम्न में से कौन से पीतल का घटक, यहाँ पर पीतल का घटक बता रहे हैं कि पीतल कैसे बनता है,
तो 77 में आंसर है दोस्तों ई। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, 77 का ई हो जाएगा। 78वां नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं, और आंसर है सी यानी CaO। ठीक है, CaO कैल्शियम ऑक्साइड कह सकते हैं इसे। और 79वां नंबर का है कि जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है, और 79 का आंसर है सो ए। यह पहले बढ़ता है, ठीक है, पहले जाहिर से जंग लग गया तो पहले भारी हो जाता है, फिर धीरे धीरे घट जाता है, क्योंकि जंग जो है हटने लगता है लोहे पे से। 79। 80 नंबर में कि निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं, तो 80 नंबर का उत्तर है दोस्तों ए, प्लैटिनम को श्वेत धातु कहते हैं, मतलब व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड के नाम से तो जाने जाते ही ना, व्हाइट गोल्ड, प्लैटिनम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 81वां पे चलते हैं। तो 81वां नंबर प्रश्न है दोस्तों कि निम्न में से किस मंत्रालय संगठन ने यूथ इन इंडिया रिपोर्ट 2022 जारी किया है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर 81 का आंसर ए हो जाएगा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने, MOSPI ने। 82 नंबर का प्रश्न है कि खबरों में नजर आने वाली एला वेनिल बलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता, ठीक है, रमिता किस खेल से संबंधित हैं, तो 82 का हो जाएगा डी, निशानेबाजी यानी शूटिंग से। तो याद रखिएगा, एला वेनिल कलारिवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता जो है निशानेबाजी शूटिंग से संबंधित है। 83 में हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है, और उत्तर है दोस्तों 83 का सी, स्मृति ईरानी को। प्रश्न नंबर 84, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन UPA के उम्मीदवार कौन थे। ठीक है, तो दोस्तों ये थे, जाहिर सी बात है, यशवंत सिन्हा। 84 में का सी है यशवंत सिन्हा। द्रौपदी मुर्मू तो चयनित हो ही गई। प्रश्न नंबर जो है 85, अपने उपन्यास टर्म ऑफ सेंट रेत समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन है। दोस्तों ये है, जाहिर सी बात है, आंसर जो है आपका 85वां का सी हो जाएगा, यानी कि गीतांजलि श्री। क्वेश्चन नंबर 86, बिहार में किसे 2022 में दादा साहब फाल्के भारतीय टेलीविजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 22 में, तो आंसर है 86 का डी हो जाएगा, दीप श्रेष्ठ को। ठीक है, दीप श्रेष्ठ को 22 में, दीप श्रेष्ठ को। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, चूँकि 27 मिनट हो चुके हैं और आगे का प्रश्नों को देखना है तो आप देखिए, यहाँ पर लास्ट में भी लिंक पे मिल जाएंगे वीडियोस, तो देखिए अब, क्योंकि जाहिर से कंप्लीट 150 प्रश्न तो करने ही है। तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक, और बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ओमनीसेंट चैनल। धन्यवाद सर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।